आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने पढ़ाई के बीच में ये गाना कैसे लगा दिया। तो दोस्तों, ये गाना नहीं है, ये है लोक संगीत, जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मैंने सोचा पहले आपको एक डेमो दे दूं कि लोक संगीत होता क्या है, फिर उसके बाद उसके बारे में मैं आप लोगों को समझाऊंगी। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना और आपका सक्सेस मंच चैनल में मैं यूपीपीएससी यूपीएससी जीएस पेपर 1 के पॉइंट नंबर 1 में आधुनिक संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के स्वरूप में प्रदर्शन कला हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें भारतीय संगीत के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें मैं आप लोग का वेलकम करती हूँ। तो हम लोग आज देखेंगे इसका पार्ट 2। पार्ट 1 मैं पहले करा चुकी हूँ, जिसको आप इसकी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अगर आप पार्ट 1 देखोगे तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। तो इसलिए सीक्वेंस में देखना आप लोगों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आज शुरू करते हैं पार्ट 2। जो व्यूवर्स नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाती रहती हूँ आप लोगों के लिए पढ़ाई से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पार्ट 2। तो हम लोगों ने इसमें देखा था लास्ट क्लास में शास्त्रीय संगीत, जिसमें हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक शैली देखी थी। हिंदुस्तानी शैली, कर्नाटक शैली, और उसके बीच में डिफरेंस भी देख लिया था। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे लोक संगीत और शास्त्रीय और लोक संगीत का समागम। इसलिए मैंने आपको लोक संगीत एक सुनाया, जो कि ये जो मैंने लोक संगीत आप लोगों को सुनाया था, ये आल्हा लोक संगीत था, जो कि विशेषकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे लोक संगीत हैं, सारे तो हम नहीं कर सकते, पर जो मेन इम्पॉर्टेंट हैं वो हम लोग आज के लेक्चर में करेंगे। तो ये दोनों टॉपिक आज हम कंप्लीट कर लेंगे। एक और क्लास रहेगी जिसमें हम आधुनिक संगीत के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम लोक संगीत देख लेते हैं। तो लोक संगीत भारत में जो होता है वो राज्य, जातियों और जनजातियों के हिसाब से अलग अलग होता है। मतलब कि पर्टिकुलर राज्य का लोक संगीत हो सकता है, जातियों का, जनजातियों का, सबका अलग अलग होता है। भारत के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोकगीत विकसित भी हुए हैं। और भारत में लोक संगीत बेहद ही प्राचीन है, बहुत प्राचीन कालों से चला आ रहा है। आपने देखा होगा घर की महिलाओं को कभी विवाह होता है या कोई उत्सव होता है, बच्चे का जन्म होता है, ऐसे बहुत सारे उत्सव होते हैं जिसमें लोक संगीत गाया जाता है। तो इसी को कहते हैं लोक संगीत, जो कि विशेषकर महिलाओं द्वारा गाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, पुरुष भी इसे गाते हैं, जैसे कि अभी आपने आल्हा के बारे में देखा। तो अब मैं यहाँ पे आप देख लीजिए कि लोक संगीत के एग्जाम्पल क्या क्या हैं। जैसे कि बिहू गीत लोक संगीत है, वो असम का है। टोकरी गीत असम का है। कामरूप गीत भी असम का है। गोलपरिया गीत असम का है। पंडवानी छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड का है। और बहुला पश्चिम बंगाल का है। बटियाला पश्चिम बंगाल का है। गरबा गुजरात का है। तो आप ऐसे इंट्रो के देने के बाद एग्जाम्पल दे सकते हो अगर लोक संगीत के बारे में कोई क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख लोकगीत क्या है उसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कुछ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है लावड़ी, पंडवानी, कामरूप, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा, तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल बता देती हूँ। इसके अलावा कोई और विशेष क्वेश्चन इसमें से आने वाला नहीं है, इसलिए ये टॉपिक थोड़ा जल्दी से कवर करेंगे हम लोग। मेन इसमें स्थापत्य कला, वास्तुकला था, जिसको हमने लॉन्ग टाइम पीरियड लेके इसे ख़त्म किया था। तो सबसे पहले लावड़ी के बारे में। लावड़ी आप लोग जैसे कि जानते होंगे महाराष्ट्र का लोक संगीत है, और ये संगीत उपकरण ढोलकी पर गाया जाता है और प्रमुख रूप से महाराष्ट्र में ही प्रसिद्ध है। बट कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी कुछ कुछ जगह पे इसका प्रचलन है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग थके हुए सैनिकों की थकान दूर करने और उनका मनोरंजन करने के लिए किया जाता था। तो ये इस लावड़ी संगीत की प्रमुख विशेषता है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे। प्लस ये जो टॉपिक मैं करा रही हूँ ये प्री में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी मैचिंग के थ्रू पूछ लिया जाता है कौन सा लोक संगीत कौन से स्टेट का है, या फिर लावड़ी पूछ लिया जाएगा कहाँ पे प्रसिद्ध है। इस टाइप से क्वेश्चन भी आ जाता है। तो प्री के साथ साथ मेंस के साथ साथ आपकी प्री की भी यहाँ पे तैयारी हो रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पंडवानी की। तो पंडवानी राजस्थान का एक लोक संगीत है। ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड में प्रसिद्ध है। ये पांडवों की कहानी पर आधारित गीत है।
और इसकी शैली वेदमती और कापालिक है। तो पंडवानी जैसे कि नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि पांडवों की कहानी पर, जैसे कि आला है, आल्हा रुदल की कहानी पर है जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध योद्धा थे, ऐसे ही पंडवानी पांडवों की कहानी पर आधारित गीत है जिसमें उनकी वीरता शौर्यता का प्रदर्शन किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे कामरूप गीत की। तो ये गीत असम का लोकगीत है और असम के कामरूप जिले में ये गीत विकसित हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बटियाली गीत की। बटियाली गीत, इसकी जो उत्पत्ति है वर्तमान में बांग्लादेश के भाटी इलाके में हुई है और ये पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट गीत है अभंग लोकगीत, जो कि विट्ठल या विठोबा की स्तुति में अभंग नामक छंद गाए जाते हैं। इसकी शुरुआती वर्णन 13वीं सदी में मिलता है और ये महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है अभंग लोकगीत। बिहू गीत, जैसा कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम में आता रहता है, असम का लोकगीत है और बिहू त्यौहार होता है जो फसलों की कटाई पे मनाया जाता है, उसके अवसर पे ये लोकगीत गाया जाता है। नेक्स्ट है संबलपुरी गीत। ये उड़ीसा का लोकगीत है और इस मुख्य रूप से पश्चिमी उड़ीसा में ये गाया जाता है। नेक्स्ट है पोवाड़ा। पोवाड़ा नाम से ही पता चल रहा है महाराष्ट्र का लोकगीत है और वीर रस पर आधारित है। ये सैनिकों की वीरता पर आधारित है, सैनिकों की वीरता के ऊपर ये गाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से शिवाजी की युद्ध वीरता का गायन किया गया और इस गायन को करने वालों को मराठी भाषा में शाहीर भी कहा जाता है। नेक्स्ट लोकगीत की अगर हम बात करें तो ये है गरबा। गरबा जो कि गुजरात में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और लोकगीत के साथ साथ ये लोक नृत्य भी है और इसे महिलाओं द्वारा अनेक त्यौहार और विशेषकर नवरात्रि के मौके पर किया जाता है। और भी हम शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं संगीत, लोक संगीत और उसकी उत्पत्ति का राज्य। जैसे कि सोहर बिहार में गाया जाता है ज़्यादातर। उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाके हैं जैसे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहाँ पे भी गाया जाता है, जो कि बच्चे के जन्म के दौरान गाया जाता है। नेक्स्ट है टीकर। टीकर है असम में गाया जाता है जो कि इस्लाम की शिक्षाओं से संबंधित है। जा जिन जा ये अरुणाचल प्रदेश का लोक संगीत है जो कि विवाह के दौरान गाया जाता है। और लोक संगीत की बात करें तो नियोगा अरुणाचल प्रदेश का लोक संगीत है जो कि विवाह समारोह के अंत में गाया जाता है। हेलिया मिलियो ये है नागालैंड का, ये नृत्य गीत है। न्यूलियो ये नागालैंड का है जो कि किंवदंती और मिथकों के विषय में गीत गाया जाता है। हिरिल्लियो ये नागालैंड का है, ये युद्ध से संबंधित गीत है जिसमें वीर रस से संबंधित गीत गाया जाता है। हेकाइलियूथ ये नागालैंड का है जो कि अपने विषय में गीत, मतलब इसके पर्टिकुलर अलग अलग टॉपिक्स हैं गाने के लिए। चलिए, ये है हो गया हमारे लोकगीत की बातें। लोकगीत में बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आते, सिंपल लोकगीत के बारे में पूछ लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाइए। तो एग्जाम्पल मैंने काफ़ी सारे दे दिए हैं, तो इसमें से आप कोई भी एग्जाम्पल अपने एग्जाम में लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शास्त्रीय और लोक, यहाँ शास्त्रीय आएगा। शास्त्रीय और लोक संगीत का समागम, इन दोनों को कॉम्बिनेशन करके किस गीत का उद्गम हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो शास्त्रीय और लोक संगीत के परस्पर मिलन से अन्य रूपों का उदय हुआ जिससे शास्त्रीय और लोकगीत दोनों के तत्वों को ग्रहण किया। मतलब कि पहले हमने जो शास्त्रीय संगीत पढ़ा था और अभी हमने जो लोकगीत पढ़ा है, दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक नया गीत बना था और इन दोनों के संयोजन भक्ति संगीत के माध्यम से हुआ था, क्योंकि देवी देवताओं को जनसाधारण तथा कुलीन वर्ग दोनों द्वारा संरक्षण दिया जाता था। यहाँ पर भक्ति संगीत मेनली इसमें देखा जाएगा। अगर हम समागम की बात करें शास्त्रीय और लोक संगीत की, तो इसमें मेनली जो भजन होते हैं, गज़ल होती है, शबद होती है, कव्वाली होती है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो आप 4-5 एग्जाम्पल इसमें याद रख लीजिएगा। भजन आप लिख सकते हो, शबद लिख सकते हो, कव्वाली लिख सकते हो इस टाइप से, और गज़ल लिख सकते हैं, तो ये सब इसमें आ जाता है। और इसके मैं एक दो आपको एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। बाकी विभिन्न जो शैलियाँ होती हैं, इनकी 4 शैलियों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि एक होता है सुगम संगीत, दूसरा होता है रविंद्र संगीत। आप इसे नेट पे अगर यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो आपको सुगम संगीत, रविंद्र संगीत, हवेली संगीत और गण संगीत, चारों के बारे में अलग अलग संगीत भी मिल जाएंगे सुनने के लिए। तो अगर आप करना चाहते हैं, ज़रूर ये नया एक्सपीरियंस ज़रूर लीजिएगा संगीतों के बारे में सुनकर इसे। तो सुगम संगीत की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सुगम संगीत क्या होता है। तो सुगम संगीत विद्या की, इसमें संगीत विद्या का एक अंग है, वह संगीत जिसमें सहजता से सीखा और गाया बजाया जा सकता है, जिसे निश्चित नियमों में बांधा नहीं गया हो और जो लोक में प्रिय हो, सुगम संगीत कहलाता है। लोकगीत
लोकप्रिय संगीत, भजन, फिल्मी गीत, ये सारे सुगम संगीत के अंतर्गत आते हैं। चलिए तब हम बात कर लेते हैं सुगम संगीत की एक शैली की, भजन। भजन सुगम संगीत की एक शैली है। इसी तरह शबद, कव्वाली, ये सब भी सुगम संगीत की शैली है। तो हम कुछ ही टॉपिक यहाँ डिस्कस करेंगे जिसका एग्जाम्पल आप अपने आंसर्स में दे सकते हैं। तो भजन सुगम संगीत की एक शैली है। इसका आधार शास्त्रीय संगीत या लोक संगीत दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि सुगम संगीत जो है कि वो शास्त्रीय और लोक संगीत दोनों का कंबाइंड होता है, मिक्सचर होता है। इसे मंच पर भी प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन मूल रूप से आप लोग जैसे कि जानते हैं कि किसी देवी देवता के प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत भजन होता है। सामान्य रूप से उपासना के सभी भारतीय पद्धतियों में इसका प्रयोग किया जाता है। भजन मंदिरों में भी गाए जाते हैं। हिंदी भजन जो आमतौर पर हिंदू अपने सर्वशक्तिमान को याद करते हैं या गाते हैं। तो भजन मुख्य रूप से हम हिंदू लोग यूज़ करते हैं। विख्यात भजन रचनाकारों में आप लोग जैसे जानते होंगे कि मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास, रसखान, ये सब हैं। तो भजन अगर अलग से भी टॉपिक आ जाता हो तो उसके ऊपर आप कुछ भजन के एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, और ऐसे बहुत सारे भजन हैं जो तुलसीदास, सूरदास, रसखान ने लिखे हैं। तो इस टाइप से आप भजनों के एग्जाम्पल देके अपनी जो भी आंसर है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट बताती हूँ मैं शबद। शबद भी एक सुगम संगीत की एक अन्य शैली है। शबद कहते हैं जिसे। सिख धर्म के उदय के साथ गुरुओं को समर्पित कई भक्ति गीतों को हम गुरुद्वारे में गाते हुए देखते हैं। शबद आपने देखा होगा, गुरुद्वारे में जब भी पूजा अर्चना की जाती है तो मुख्यतः शबद गाए जाते हैं। इतिहासकारों के अनुसार यहाँ शबद आएगा। शबद के विकास और लोकप्रियता के लिए गुरु नानक, उनके शिष्य मर्दाना गुरु नानक के शिष्य थे, और गुरु नानक और मर्दाना दोनों ने मिलकर इस शबद की रचना और उसका विकास किया। वर्तमान में तेजपाल सिंह, सुरेंद्र सिंह और भाई संता सिंह तीनों भाई हैं, और ये लोग बहुत प्रसिद्ध शबद के गायक हैं। पूरा प्रॉपर शबद होता है, शब्द नहीं, शबद। यहाँ पे ऐसे पूरा शबद लिखेंगे आप। तो आप एक एग्जांपल भजन दे सकते हो, शबद दे सकते हो। ये सब सुगम संगीत के प्रॉपर एक शैलियाँ होती हैं जो शास्त्रीय शैली और हमारी जो लोकगीत है दोनों से मिक्स होके बनी है। और भी जैसे मैं बता सकती हूँ तो सुगम संगीत जैसे अभंग होता है जो कि महाराष्ट्र में है। ये भगवान विठोबा की स्तुति में तुकाराम, नामदेव आदि ने गीतों की रचना की थी। ऐसी भटियाली बंगाल में उत्पत्ति हुआ इसका, और ये नाविक समुदाय द्वारा गाया जाता है। तेवरम तमिलनाडु में हुआ है, और अडियार जैसे शैव समुदायों द्वारा गाया जाता है जो शिव जी की पूजा करते हैं। कीर्तन का नाम आपने बहुत सुना होगा, ये बंगाल का प्रसिद्ध है, और इसमें गायन और नृत्य समित और गीता गोविंद से प्रेरणा लेती है। ये गीत गोविंद जो रचना है उससे प्रेरणा लेती है। और कीर्तन के बारे में आप लोगों ने भी देखा होगा, जैसे नवरात्रियाँ आती हैं तो उसमें अपने घरों में जो नॉर्मली कीर्तन करवाती है ये वहाँ से ही है, मतलब कि उत्पत्ति राज्य इसकी कही जाए तो ये बंगाल कही जाएगी। चलिए आगे देखते हैं रविंद्र संगीत के बारे में, जो कि सुगम संगीत का एक नहीं, सुगम संगीत तो नहीं, ये हम कह सकते हैं कि ये हमारी शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत दोनों का एक मिक्सचर होता है रविंद्र संगीत। इसमें 4 हमने देखे थे। एक हमने देखा पहले जो अभी सुगम संगीत कर लिया, इसके 2 पार्ट्स हमने कर लिए। इसके बाद रविंद्र संगीत, हवेली संगीत और गण संगीत, ये चारों हम अभी करेंगे। तो इसमें सेकंड देखते हैं रविंद्र संगीत। तो नाम से ही जैसे पता चलता है कि रविंद्र संगीत रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया है, इसकी उत्पत्ति की गई होगी। रविंद्र संगीत जो कि बंगला में मुख्यतः है, अंग्रेजी में इसे टैगोर सांस या टैगोर गीत के रूप में जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित ये संगीत की विधा है जिन्होंने सामान्य रूप से भारत और विशेष रूप से जो बंगाल है वहाँ की संगीत की अवधारणा में एक नया आयाम जोड़ दिया। रविंद्र संगीत में स्रोतों के रूप में भारतीय शास्त्रीय संगीत और पारंपरिक लोक संगीत का उपयोग किया जाता है। टैगोर ने लगभग 2230 गीत लिखे हैं। रविंद्र संगीत के विषयों में एक विषय जो भी उसके टॉपिक्स होते हैं रविंद्र संगीत में, उसमें सच्चे परमेश्वर की पूजा से लेकर प्रकृति और उसकी सुंदरता के प्रति समर्पण, प्रेम और जीवन का उत्सव सम्मिलित होता है। मतलब अगर हम विषय की इसकी बात करें तो ये गाया जाता है देवी देवताओं के ऊपर, हमारे नेचर के ऊपर, नेचर की जो ब्यूटी है उसके ऊपर, और जो लव होता है
हैप्पीनेस होता है, इनके ऊपर रविंद्र संगीत गाया जाता है। और इस संगीत की प्रमुख विशेषता देशभक्ति से युक्त रूप है, जिसमें राष्ट्र को सर्वोपरि रखा जाता है। तो रविंद्र संगीत, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन दिया, तो इसमें राष्ट्र को सर्वोपरि रखा गया। तो ये मुख्य विधा, इसमें देशभक्ति गीत भी आ जाते हैं रविंद्र संगीत के अंतर्गत। तो रविंद्र संगीत का ओवरऑल परिचय आपको मिल गया होगा। अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी होगी तो 2 से 3 पेज में आप आराम से अपने आंसर में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम हवेली संगीत की। ये क्या होता है? तो मध्यकालीन संगीत में अष्टछाप या हवेली संगीत की स्थापना जो की गई थी वो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य श्री वल्लभाचार्य के पुत्र आचार्य गोस्वामी श्री विट्ठलनाथ जी ने, श्रीनाथ जी की श्रीनाथ भगवान हैं, उनकी सेवा करने के लिए, एक पुष्टि मार्ग के प्रचार प्रसार करने के लिए हवेली संगीत की स्थापना की थी। और एक नाम ये याद रखेंगे, अष्टछाप, इसी को हवेली संगीत भी कहा जाता है। अष्टछाप कृष्ण काव्यधारा के 8 कवियों के समूह को कहा जाता है, जिनका मूल संबंध आचार्य वल्लभ द्वारा प्रतिष्ठापित पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से है। और ये अष्टछाप वाले 8 कवि हैं कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंददास, छीता स्वामी और चतुर्भुज दास। तो ये 8 हैं जिन्होंने हवेली संगीत को स्थापित किया, इसको आगे बढ़ाया। मतलब मुख्यतः स्थापित करने वाले तो वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ जी थे, जिन्होंने श्रीनाथ की सेवा में ये संगीत निकाला था। बट इसको इन 8 कवियों ने और आगे बढ़ाया। तो इन 8 कवियों के नाम बहुत ज़्यादा इसमें फेमस हैं। तो आज हमने बात कर ली यहाँ पर शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत के बारे में। और पहले हमने देखा लोक संगीत क्या होता है, उसके प्रकार देखे। उसके बाद हमने देखा कि लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत का जो अनुबंधन है, समागम है, उसके अनुसार 4 प्रकार होते हैं। पहले हमने सुगम संगीत देखा, फिर हमने देखा या रविंद्र संगीत, फिर हमने देखा हवेली संगीत, और चौथा होता है गण। वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेकर आऊँगी। गण अभी हमारा यहाँ रह गया है। हमने देखा सुगम संगीत में भी 2-3 प्रकार देखे, भजन देखा, शबद देखा, कव्वाली भी होता है ऐसी। और बाकी जो रविंद्र संगीत है, इसके एग्जाम्पल देख लिए, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया था। इसके बाद हमने देखा कि हवेली संगीत के बारे में देखा कि किसने इसको प्रचार प्रसार किया, 8 कवियों द्वारा इसको आगे बढ़ाया गया देश के विभिन्न भागों में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इस संगीत का चैप्टर पूरा ये कवर कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए गण संगीत, प्लस में जो इसका हमारा 4th टॉपिक रह गया है, जो आधुनिक संगीत है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके बाद आधुनिक संगीत बात करने के बाद हमारे ये टॉपिक प्रॉपर ख़त्म हो जाएगा संगीत का। इसके बाद जो भी आगे इसमें कला में रह जाएगा वो जल्द से जल्द कंप्लीट करके लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग के कमेंट मेरे लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।